वंदे मातरम दोस्तों आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के 50 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनसे आपका सिलेक्शन सीधे जुड़ा हुआ है। ये कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है, ये है प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स प्लस एनसीईआरटी बेस्ड प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आप ये 50 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर लेते हो तो यकीन मानिए आपको पक्का पेपर में एक दो क्वेश्चन इससे पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली जो हमारा राइट आंसर है। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? न्यूटन। और यहीं पे आप कमेंट कर दीजिएगा कि फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है। ठीक, आप सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच लॉ एक्सप्लेन्स एफ इज इक्वल टू एम ए? ठीक है, कौन सा ऐसा लॉ है जो एक्सप्लेन करता है हमारा फोर्स इज इक्वल टू एम ए? तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, तो बचता कौन सा ऑप्शन? बी फॉर बाहुबली। मतलब आपका सेकंड लॉ जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की क्या यूनिट होती है? तो आप देख पा रहे होंगे बी फॉर बाहुबली फिर से आपका राइट आंसर हो गया। जूल जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो सबसे पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है एमवी, ये फटाफट लिख दीजिए कमेंट में, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है? लीनियर मोमेंटम का, P इज इक्वल टू एम वी। ठीक, और हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर कहां पे दिख रहा है आपको? बी फॉर बाहुबली। फिर से बाहुबली आंसर आपका हो जाएगा। अब एक आप कमेंट में थोड़ा एक आंसर लिखिएगा आप, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। P और K के बीच में क्या रिलेशन होता है? P एंड K के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो मैं लिख दे रहा हूं, P इज इक्वल टू जो होगा आपका रूट ऑफ 2mk। ठीक, अब इस पे एक क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है और तुरंत देना है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 16 टाइम्स बढ़ाता हूं तो लीनियर मोमेंटम कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? ठीक है, इसका आंसर आप फटाफट कमेंट में दे दीजिए। देखते हैं किसकी तैयारी बढ़िया सबसे बेस्ट है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो ये आपको बताना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच इज वेक्टर क्वांटिटी? ठीक, तो सबसे पहले इसमें अगर आपको नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं आप आंसर, तो सबसे पहले ऑप्शन कटिंग मेथड पर जाइए। स्पीड तो आपकी होगी नहीं, डिस्टेंस भी नहीं होगा, टाइम भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, वेलोसिटी जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पावर की यूनिट क्या होगी? तो साफ साफ दिख रहा है पावर की यूनिट क्या होगी आपकी? वॉट होगी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। फ्रैक्शन अपोज, फ्रैक्शन किसको अपोज करता है? मोशन को अपोज करता है कि फोर्स को अपोज करता है कि एनर्जी को कि स्पीड को? अब यहाँ पे कई सारे बच्चे जो हैं ए और बी ऑप्शन में कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रैक्शन फोर्स को अपोज करता है कि मोशन को। तो आप ये जान लीजिए जो आपका फ्रैक्शन होता है वो मोशन का दुश्मन है। ठीक, मोशन का दुश्मन का कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, ये किसका अपोज करेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, वर्क डन व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर। जब आपका फोर्स जो है परपेंडिकुलर होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के, तो आपका वर्क कितना आएगा? तो आपका वर्क आएगा 0। अब रीजन क्या है इसके पीछे जो आपका वर्क 0 आया? तो इसके लिए आप पढ़े होंगे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारा। अगर पूरा फॉर्मूला हम अगर वर्क का लिखें तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, यही तो होता है। अब कॉस थीटा, कॉस 90 वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। और कॉस 90 वैल्यू अगर 0 तो वर्क भी हमारा क्या आएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है फिर से हमारा राइट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट वर्ड्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी तरफ लगता है? आउटसाइड लगता है कि सेंटर लगता है, अपवर्ड लगता है कि डाउनवर्ड? तो बी ऑप्शन जो है बाहुबली बिल्कुल राइट आंसर है। तो बाहुबली आंसर जो है लगातार सही हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ज्यादातर चांसेस बन रहे हैं सही होने के।
तो हमारा जो है सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। अब ऐसा कौन सा फोर्स है जो आउटसाइड लगता है, तो आपका कौन सा फोर्स हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग चलते हैं, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे जो है लगातार कंफ्यूज होते हैं कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होगी। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट सेल्सियस नहीं होती है, ना फ़ारेनहाइट होती है, ना जूल होगी। कौन सा ऑप्शन है, केल्विन जो है राइट आंसर है। फिर से बी फॉर बाहुबली। अब क्वेश्चन नंबर 12, हीट इज अ फॉर्म ऑफ, ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी वर्क। तो कौन सा राइट आंसर होगा, हीट एक तरीके का क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा जो है बॉयल्स लॉ रिलेशन। बॉयल्स लॉ का रिलेशन किससे है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां से आप एक फॉर्मूला भी देखे होंगे, लगातार क्वेश्चन भी बन जाते हैं इसी फॉर्मूले पे, कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, अगर हमारा प्रोसेस जो है बॉयल्स लॉ है तो आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है हमारा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने हर जगह देखा होगा। तो यही हमारा जो है ये बॉयल्स लॉ है, यही हमारा कौन सा लॉ है, यही हमारा जो है बॉयल्स लॉ है। ठीक, अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी थोड़ा सा अच्छे समझेंगे, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं क्योंकि थोड़ा इसको भी अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है चार्ल्स लॉ। तो हम लोग जानते हैं चार्ल्स लॉ में क्या होता है, जो हमारा वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन D2। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ठीक है, इसके लिए माफी चाहूंगा। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन D2। ठीक है, तो ये ऐसा ऑप्शन कहां पे दिख रहा है, V प्रोपोर्शनल टू T, बिल्कुल ए ऑप्शन में ही हमारा जो है राइट आंसर मिल गया मुझे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, फिर से क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस की कौन सी इक्वेशन बिल्कुल राइट है, तो आप लोग जानते हैं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचता कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमने देखो हमें आंसर भी नहीं पता था, अगर आपको आंसर नहीं पता था तो आपको ये सब अगर पता थे तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और यहीं से आपके जितने बॉयल्स लॉ हैं, चार्ल्स लॉ हैं, सारे जो है यही बनते हैं। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो ये चीजें कांस्टेंट रहती हैं, ये भी कांस्टेंट रहता है, ये भी कांस्टेंट रहता है, और अगर बोल दिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो पीवी इक्वल टू क्या होगा, अब सारी चीज कांस्टेंट हो गई, तो ये आपका बन गया बॉयल्स लॉ। और वहीं पे अगर बोल दिया गया आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, उसको बोलते हैं गेल-लुसाक लॉ। ठीक, अभी आगे इसी पे क्वेश्चन है हीट। थोड़ा सा इसको हल्का सा रफ कर लेते हैं जहां पे आपको क्वेश्चन थोड़ा सही तरीके से दिखे। ठीक, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब चलिए देखते हैं, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन ऑकर्स इन। जो हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन किस में ऑकर होती है, सॉलिड में होती है कि लिक्विड में होती है कि गैसेस में होती है कि वैक्यूम में होती है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉलिड। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, लेटेंट हीट की यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू ml। तो यहां से L इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा Q बाई m। अब हीट की यूनिट क्या होती है, हीट का तो हो जाएगा हमारा kg, और हमारा जो मास की यूनिट क्या होती है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उल्टा लिख दिए, हीट की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और मास की यूनिट क्या होगी, केजी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जूल पर केजी। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत हर बार क्वेश्चन बनते हैं, ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, इसमें थोड़ा सा मार्क कर दे रहा हूं, क्वेश्चन में भी अलग कलर से कर दे रहा हूं मैं मार्क। ठीक, ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप पीडीएफ मांगेंगे तो मैं पीडीएफ भी आपको मैं भेज दूंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जो भी हमारी हीट होती है
वो दो तरीके से खर्च होती है, एक वर्क करने में और दूसरा हमारा जो बचा हुई हीट है वो इंटरनल एनर्जी में खर्च हो जाती है। ठीक, मान लीजिए आपको 100 रुपए मिले, तो 100 रुपए में आपने 70 रुपए का काम किया, बाकी जो 30 रुपए बच गए वो आपकी पॉकेट मनी हो गई। तो वही जो आपकी पॉकेट मनी है वही यहाँ पे क्या है, वही यहाँ पे आपकी इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, तो चलिए, तो ऑप्शन आपको कौन सा ऐसा दिख रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बाहुबली जो है आपको राइट आंसर मिल गया आपका। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वेव इज अ एनर्जी ट्रांसफर या मास ट्रांसफर, मोशन या फोर्स? तो आप अगर यहां से ऑप्शन कट मेथड पे जाएं तो मोशन तो होगा नहीं, फोर्स भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? ठीक है, इन दोनों में जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए, वेव जो ट्रांसफर करती है वो ट्रांसफर करती है एनर्जी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और आप लोग बताते जाइएगा, कमेंट में क्लिक करिएगा अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी? तो डायरेक्ट आंसर दिया गया आपका हर्ट्ज, और यहीं पे आप लोग लिख दीजिएगा वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है कि वेवलेंथ की यूनिट क्या होने वाली है। ठीक, तो आंसर लिख दीजिएगा जो भी इसकी यूनिट होती है, और एक आंसर और दे दीजिएगा 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 है, रिलेशन इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। ये रिलेशन सही है कि गलत है, ट्रू है, फॉल्स है, या समटाइम्स होता है, या फिर नन, कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये रिलेशन बिल्कुल राइट रिलेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, इको ऑकर्स ड्यू टू, इको का रीजन क्या है, किस वजह से वो होता है? पहला ऑप्शन रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा डिफ्रैक्शन और चौथा इंटरफियरेंस। तो जो इको हमारा प्रोड्यूस होता है वो रिफ्लेक्शन की वजह से। अब अगला क्वेश्चन होता है हमारा, एसएचएम स्टैंड फॉर, एसएचएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बी तो होगा नहीं, नन ऐसा इसमें दिया नहीं गया, डी बोथ होंगे नहीं क्योंकि बी पहले ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ठीक, टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी? तो टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी? टाइम पीरियड क्या होती है? सेकंड, तो वही हमारी टाइम पीरियड की यूनिट हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा 25, रेजोनेंस इंक्रीज, जब रेजोनेंस को बढ़ाओगे तो क्या चीज बढ़ेगी? एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, की स्पीड बढ़ेगी, की एनर्जी बढ़ेगी? इन चारों में से क्या चीज बढ़ेगी? तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। अगर आप रेजोनेंस बढ़ाते हो तो आपका जो बढ़ेगा वो क्या बढ़ेगा? एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ठीक है, रेजोनेंस बढ़ाने पे क्या बढ़ेगा? आपका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन, साउंड कहां पे ट्रेवल नहीं कर सकता? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? साउंड के लिए हमें क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। ठीक है, साउंड हमारा वैक्यूम में क्या होता है? मीडियम होता ही नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, साउंड हमारा वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। चलिए, अब एक क्वेश्चन और बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगी? सॉलिड में होगी, लिक्विड में होगी, कि गैस में होगी? ठीक है, स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगी? ठीक, ये बताना है आपको, सॉलिड में होगी, कि लिक्विड में होगी, कि गैस में होगी? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दिया क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें में से कौन सा ऑप्शन हमारा है? पहला ऑप्शन है हमारा I इज इक्वल टू आर, दूसरा ऑप्शन है I नॉट इक्वल टू आर, तीसरा ऑप्शन हमारा I इज ग्रेटर देन आर, ऑप्शन डी हमारा है नन। तो आप पहले ही देखते ही बता दिए होंगे कि हमारा जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, I इज इक्वल टू आर। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक लॉ हमारा और है, वो क्या है हमारा? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या करती हैं? एक ही प्लेन में। चलिए मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा समझा दे रहा हूं आपको। इंसिडेंट रे, और ये हो गई हमारी नॉर्मल, ठीक, ये थोड़ा देख लीजिएगा, और ये हमारी क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये हमारी क्या हो गई? इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तीनों देखो क्या कर रही हैं, ये हमारा एक प्लेन हो गया और इसी प्लेन पे तीनों क्या कर रही हैं? लाई कर रही हैं। तो हमारा दोनों लॉ मैंने आपको बता दिए हैं और दोनों आप लर्न कर लीजिएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑकर्स ड्यू टू, रिफ्रैक्शन जो है किसकी वजह से ऑकर्स होता है, किसकी वजह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा स्पीड में चेंज होने की वजह से जो है हमारा रिफ्लेक्शन होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। स्नेल लॉ, स्नेल लॉ हमारा होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, ये हमारा क्या होता है, स्नेल लॉ होता है। ठीक, या फिर कह दें रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब आता है हमारा लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला सबसे पहले इस पे क्वेश्चन भी न्यूमेरिकली बनते हैं, अच्छे खासे बढ़िया न्यूमेरिकल बन जाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है साइन कन्वेंशन का। अगर आप साइन कन्वेंशन सही से नहीं लिखोगे तो आपको फॉर्मूला आते हुए भी सारी वैल्यू आप सही रखोगे, लेकिन साइन कन्वेंशन की वजह से आपका आंसर जो है गलत आएगा। तो हमारा लेंस फॉर्मूला जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए। आप यहां ऐसे भी कर सकते थे, ये नन तो होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, ये फोर्स वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू v बाई यू। ठीक, यहाँ पे u बाई v दिया हुआ है, f बाई v दिया हुआ है, तो ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन हमारा एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 32 आता है हमारा कॉन्केव मिरर फॉर्म्स। कॉन्केव मिरर कैसी इमेज बनाता है, रियल बनाता है कि वर्चुअल बनाता है कि बोथ बनाता है कि कोई भी नहीं। तो कॉन्केव मिरर हमारा जो होता है वो रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है TIR ऑकर्स व्हेन, मतलब TIR फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब होता है, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए। और TIR की कंडीशन क्या होती है, जो हमारी लाइट रे है वो डेंसर से रेयर में एंटर करनी चाहिए। ठीक, ये इसकी कंडीशन होती है। तो 33 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है प्रिज्म डेविएट्स लाइट ड्यू टू। जो हमारा प्रिज्म होता है वो लाइट डेविएट करता है किस वजह से, रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्रैक्शन या फिर नन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें से जो राइट आंसर हमारा है वो है हमारा रिफ्रैक्शन। ठीक है, प्रिज्म जो लाइट डेविएट करता है वो किसकी वजह से करता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। अब आता है हमारा ओम्स लॉ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी तो हमारा होगा नहीं ओम्स लॉ में, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए V इज इक्वल टू IR या फिर R इज इक्वल टू V अपॉन I। यही तो ओम्स लॉ में आया था कि करंट जो होती है हमारी क्या होती है, पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर पोटेंशियल जो है हमारा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 36। और आप लोग प्लीज आंसर साथ साथ देते जाइए, जितने भी हम क्वेश्चन लगातार बीच पूछ रहे हैं आप लोग उसके आंसर देते रहिएगा। और यहीं पे आप लोग थोड़ा सा मुझे आंसर दीजिएगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा फटाक से। अब अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए है लेंथ, ऑप्शन बी एरिया, ऑप्शन सी मटेरियल, ऑप्शन डी ऑल। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो आप लोग क्या बताओगे, ऑप्शन डी, ये लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलो बात करते हैं कि रेजिस्टेंस, अगर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा कि घटेगा, या फिर एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक, बताओ फटाफट। तो लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, बढ़ता है, और एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, घटता है। ठीक, तो अब आप लोगों ने देख लिया, इसका मैंने इससे जो क्वेश्चन बनते थे मैंने वो भी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ठीक, थोड़ा सा देखिए, हल्का सा PDF हो गई है, तो अब क्वेश्चन यहीं तक हम क्लोज करते हैं। अब आगे और जो भी भाई हमारे सारे कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। ठीक, और PDF हो सकेगा मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी जिस भी क्वेश्चन में आपके डाउट्स बन रहे हो, जो क्वेश्चन आप अभी नहीं सॉल्व कर पाए हो, मैं बाकी और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,